आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलिए देखते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कैसा होता है कि अगर कोई फंक्शन है ना, फंक्शन किस तरीके का f(x) है और dx है तो इसका इंटीग्रेशन समथिंग gx प्लस c होता है। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते थे। राइट है? अब हम लोगों का पहला जो चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस का किसी सिन्हा बुक का, वो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इस टाइप वाला इंटीग्रेशन जिसमें x और c की वेरिएबल के रूप में होगा, x जो होगा कुछ भी होगा, y c की वैल्यू भी अलग अलग, x के लिए अलग अलग फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, जिसके कारण ये आंसर चेंज होते रहेगा। इसलिए ये हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। राइट है? अब बात ये है कि बताया गया था कि इस इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का जब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे f(x) से gx आ रहा था, तो अगर आप gx को इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? f(x) प्लस c। अभी देखे थे ना कि अगर सर f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा? gx, तो gx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f(x) प्लस c। अब ये c क्यों लिखते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस सवाल का आंसर खोजने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ये दो फॉर्मूला जानते हैं डिफरेंशिएशन में। किसमें? डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, और एक डिफरेंशिएशन में x का पावर n का फॉर्मूला है, तो ये n जो है वो बेचारा आगे आ जाएगा इसमें n। राइट है? और एक कम हो जाता है। x का पावर n का क्या होता है? n x का पावर n-1। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या? डिफरेंशिएशन x² प्लस 4 का। राइट है? x² प्लस 4 का हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। x² प्लस 4 का नहीं, पहले तो हम लोग x² का ही डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो x² का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के मुताबिक n कोई नंबर, ये नंबर पहले आ जाएगा और उस नंबर में एक कम हो जाता है, तो उस मुताबिक सर ये 2x हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2x का पावर 2-1, 2 पहले आ गया और पावर 2-1, तो ये हो गया 2x का पावर 1, मतलब 2x। उसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई dx का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 कांस्टेंट। x² का डिफरेंशिएशन फिर से 2x का पावर 2-1 इस फार्मूले से, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इस फार्मूले से 0। 2 इज कांस्टेंट, तो ये हो गया 2x का पावर 1, मतलब 2x। उसी तरीके से बच्चों हम लोग फाइंड आउट करेंगे x² प्लस 3, तो ये हो जाएगा dx² बाई dx प्लस d3 बाई dx। अब आप देखिए कि x² का होगा इस फॉर्मूले से x का पावर n, तो n जो है वो 2 पहले, x का पावर 2-1, और 3 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से 0, तो ये हो गया आपका क्या? 2x का पावर 1 इज इक्वल टू 2x। अब हम लोगों को ये देखना है, इस बीच वाले इंटरमीडिएट पार्ट को हम कैंसिल करते हैं, मतलब हटाते हैं। आप समझ गए कि कैसे हो रहा। हम सिर्फ यहाँ पे आते हैं कि x² का डिफरेंशिएशन भी 2x हुआ, x² प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी 2x हुआ, x² प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन क्या हुआ बच्चों? 2x हुआ। ओके, इस पार्ट पे हम आते हैं। राइट है ना? चलिए, तो बीच में जो है इसको हम लोग हटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि इसका भी डिफरेंशिएशन 2x, इसका भी डिफरेंशिएशन 2x, और इसका भी डिफरेंशिएशन 2x। राइट है? अब नाउ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं पता है?
इस 2x का इंटीग्रेशन, इस 2x का इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का अगर 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी 2x होता है, डिफ्रेंशिएशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन होता है डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन होता है डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, जो इसकी परिभाषा में छुपा है। तो फिर सर 2x का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, तो 2x किस से आया, एक्स स्क्वायर से बना 2x, तो 2x से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। तो 2x से बन गया हमारा एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हुआ 2x, तो जब इधर से 2x देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा, सॉरी यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके मुताबिक 2x का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन तो वही है 2x, तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 से भी 2x बनता है, तो 2x से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ में आया बात। अब क्वेश्चन तो एक ही है सर, 2x dx। अब आंसर एक्स स्क्वायर भी हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी हो रहा है। इसके मुताबिक 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसके मुताबिक 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए, इसके मुताबिक 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होना चाहिए। तो इन सब को हम लोग एक रूप में लाने के लिए, एक फॉर्म में लाने के लिए क्या लिख देते हैं, प्लस c। राइट है। हो सके कोई कांस्टेंट होगा जो डिफरेंशिएशन करते समय 0 हो गया, तो आज जब इंटीग्रेशन करिएगा तो उस कांस्टेंट को फिर से लाना है, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसलिए कोई भी फंक्शन जो gx है, अगर उसका ये fx का डिफरेंशिएशन था तो इसका इंटीग्रेशन कर देते fx और एक वो कांस्टेंट c। अगर इसमें रहा होगा कोई fx में कांस्टेंट जो डिलीट हो गया इंटीग्रेशन के समय, तो उस कांस्टेंट को हम लोग c लिख देते हैं। पता नहीं वो कौन सा कांस्टेंट था, लेकिन एक कांस्टेंट लिख देते हैं c। राइट है, ताकि हमें जब भी एंटी-डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो ऐसा समस्या ना हो जाए कि जो कांस्टेंट डिलीट हो जाता है फिर इंटीग्रेशन में वो वापस नहीं मिलता है। ओके, तो इसलिए जो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के समय खत्म होता है उस कांस्टेंट को वापस लिखने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन में c लिख देते हैं। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा एक लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेते हैं। कि when we perform indefinite integration, then we have to write constant of इंटीग्रेशन c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम लोग को लिखना पड़ता है जब भी हम लोग कोई इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा c। ओके, चलिए अब ऐसा नहीं कि c ही लिखें, k भी लिख सकते हैं, लेमडा भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट लिखना होगा। अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। राइट है ना, चलिए उससे पहले हम लोग देखेंगे कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है। चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है। ओके, क्या देखेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स। कर्व्स का फैमिली किसे कहेंगे, तो क्या, when we find infinite numbers of parallel curves are known as
फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल कर्व्स आपको मिले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल कर्व्स अगर आपको मिले तो उन सारे कर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं। देखिए ये जो है स्ट्रेट लाइन, ये जो है स्ट्रेट लाइन, ये जो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा स्ट्रेट लाइन है इसके पैरेलल। तो ये सब जो है एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, राइट है। ये हमारा क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे सर, तो अगर इसका इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी है ना, तो इसका इक्वेशन भी उसी तरीके से होगा, y बराबर mx प्लस सी की जगह पे c1 कांस्टेंट सिर्फ अलग होगा। अगर ये और ये एक ही परिवार का है तो y बराबर mx तक एकदम मैच करेगा, राइट है। सिर्फ कांस्टेंट में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। उसी तरीके से इसका भी हो जाएगा y बराबर mx प्लस कोई अदर कांस्टेंट c2 और y बराबर mx प्लस c3, राइट है ना। तो ये सारे का जो इतना y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर mx सेम है, सिर्फ क्या c1, c2, c3 में डिफरेंस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना, सरल रेखाओं का परिवार। उसी तरीके से अगर आप देखें तो ये एक सर्कल हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों दूसरा सर्कल लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों तीसरा सर्कल लेते हैं। तो ये सब जो है सब एक दूसरे के पैरेलल है सर्कल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल। क्योंकि आप इसका अगर इक्वेशन देखिएगा बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर 0 0 पे आर स्क्वायर, तो इसका इक्वेशन भी वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ रेडियस अलग होगा r1 स्क्वायर। इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर। तो सिर्फ रेडियस अलग है, सेंटर जो है इसके सर्कल का भी, इस सर्कल का भी, इस सर्कल का भी, सबका ओरिजिन पर ही है। तो रेडियस में चेंजेस है, ये सारे कर्व पैरेलल है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स, राइट है ना। इस कर्व को बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, नोट करिए। अब सर यहाँ फैमिली ऑफ कर्व क्यों बता रहे हैं, इस बात को भी समझते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व क्यों बता रहे हैं। क्योंकि जितना भी आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो सारा का सॉल्यूशन जो होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, वो फैमिली ऑफ कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम क्वेश्चन है, जैसे y बराबर साइन एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है तो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट है। तो जो माइनस कॉस एक्स प्लस सी है वो फैमिली ऑफ कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जितना भी आप सी की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करिएगा, सारा कर्व एक दूसरे के पैरेलल होते जाएगा, और पैरेलल हो जाने से वो हो जाएगा क्या, फैमिली ऑफ कर्व। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक पहले तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन का। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2x का इंटीग्रेशन करना है, राइट है, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन, आगे अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, x का पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है, यहाँ पे स्मॉल x होगा, है ना, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2, x का पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, n के जगह पे 1 था वहाँ, तो n के जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, तो अभी बताएं लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 और 2 कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए बच्चों, इसको मान लेते हैं क्या, y से। अब देखिए हम क्या ले आते हैं, c को इधर, y माइनस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पुट कर देते हैं c की वैल्यू
0 1 2 3 -1 -2 इस तरीके से। तो जब आप रखिएगा c के जगह पे 0, अपने मन से रख रहे हैं ना, x और y, अगर आपको क्वेश्चन दे देगा x और y की वैल्यू तो यहाँ से c निकल जाएगा। तो c के जगह पे 0 रखेंगे तो y - 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। 1 रखेंगे तो y - 1 बराबर एक्स स्क्वायर। 2 रखेंगे y - 2 बराबर एक्स स्क्वायर। c की जगह पे 3 रखेंगे तो y - 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y + 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। राइट है। तो ऐसा ऐसा कर्व हमको मिलने लगेगा, फैमिली ऑफ कर्व। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y - 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y - 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप अगर क्लास 11th को अच्छे से पढ़े होंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, एगो में रहेगा स्क्वायर और एगो रहेगा लीनियर और एगो रहेगा क्वाड्रेटिक, तो ये हो जाता है पैराबोला। एगो लीनियर रैखिक और एगो द्विघात, तो हो जाएगा क्या आपका पैराबोला। और कैसा पैराबोला, अगर प्लस में है द्विघात तो अपवार्ड ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर माइनस में है तो नीचे की ओर खुलेगा। और अगर y में चला गया द्विघात, स्क्वायर y वाला पर चला गया और ये हो गया पावर 1, तो फिर लेफ्ट और राइट। अगर पॉजिटिव रहा है x तो लेफ्ट साइड, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव साइड। अभी y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव का होता है x एक्सिस के ऊपर, तो ये ऊपर की ओर खुलेगा। अगर y नेगेटिव रहेगा तो नीचे की ओर खुलेगा। राइट है। तो देखिए सारे कर्व को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए पहला लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y बराबर भी 0 है और x भी 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0, मतलब 0 0 यहाँ है, तो ये वर्टेक्स, ये एक अपवर्ड पैराबोला ऊपर की ओर खुला। ठीक है। अब y - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो सर y - 2 को जब 0 के बराबर करिएगा तो y बराबर आ जाएगा 2, और जब x को 0 के बराबर करिएगा तो x की वैल्यू 2, मतलब 0, 2। तो 0, 2 कोई पॉइंट होगा जो यहाँ होगा। अब देखिए ये आ गया आपका, ये इस तरीके से था। फिर y - 3 को जब आप 0 से इक्वेट करिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है ना, और x की वैल्यू आ जाएगा 0, तो 0, 3। ठीक है। फिर क्या, अगर y + 1 को करिएगा 0 से इक्वेट तो y की वैल्यू, y + 1 को 0 के बराबर करिए तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0, मतलब 0, -1 इस पैराबोला का वर्टेक्स, तो -1 नीचे होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर अगला अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो इसका नाम था y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका नाम क्या है, ठीक है, तो y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर, -2 को इधर भेज देंगे तो +2, इसका नाम क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर +3, इसका नाम क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर -1, y बराबर एक्स स्क्वायर -2। तो ये देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये सब एक फैमिली ऑफ कर्व मिलके बन रहा। राइट है। ये सब मिल करके एक क्या बना रहा, फैमिली ऑफ पैराबोलास बना रहा है ना। तो जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c, क्या था अभी हम लोग देखे थे इसका सॉल्यूशन, 2x का इंटीग्रेशन करे थे, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 था, 2 तो कट गया। तो ये एक्चुअल में था क्या, तो इसके अंदर बहुत सारे कर्व छुपे थे। राइट है, इसके अंदर बहुत सारे कर्व छुपे थे, तो उन सारे कर्व को हम लोग c की वैल्यू अलग अलग रख करके फाइंड आउट करके फाइंड करें। तो यही है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है वो फैमिली ऑफ कर्व होता है। जो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, जो आंसर आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो हिंस
ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका क्या है बच्चों, फैमिली ऑफ पैराबोलास है। ये क्या है, फैमिली ऑफ पैराबोलास, पैराबोला का परिवार है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रखेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोग सारा फार्मूला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का देखेंगे, रूल ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे और कुछ नोट्स है, ठीक है, जो काम पड़ेगा इंटीग्रेशन में उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 19.1 पे। तो आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप क्या करिए कि जो भी फार्मूला PDF भेजा गया उसमें लिखा गया है आप उसको याद करिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रखेंगे। थैंक्स।